नमस्कार साथियों। आज हम लोग बात करेंगे 12वीं हिंदी के बारे में। आप जानते हैं कि 2025 की परीक्षा अब बहुत ही नज़दीक है। मुश्किल से 3 महीने का भी समय अब हमारे पास नहीं है, 2 से ढाई महीना बच रहा है। और इसी समय के अंदर हमको अपने सभी विषयों की तैयारी करनी है। अब जो समय हमारे पास है उसमें सबसे जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि हर बच्चे को हर विषय पर ध्यान देना होता है। एक तो कहीं पे बात यह आ रही होती है कि हमारा पीछे का जो सिलेबस है वो काफ़ी पीछे छूट रहा है। तो इस दरमियान हमारे जो बच्चे हैं वो अक्सर मास में जो है सो वो क्रैश कोर्स की ओर रेफ़र करते हैं, ताकि बात ये होती है कि कम समय में हम जो भी हमारे चैप्टर्स हैं वो उसका पूरी तरह से रिवीजन हो जाए और हमारा पूरा का पूरा सिलेबस हमारे कैप्चर में हो। दूसरी बात ये आती है देखने में कि बहुत सारे बच्चे जो कि साल भर चाहे वो साइंस बैकग्राउंड को हो, बैकग्राउंड के हो, कॉमर्स के हों या आर्ट्स के हों, सभी की परीक्षा जो है सो मूलतः 500 अंकों की ही होती है। 500 नंबर की होती है, चाहे वो साइंस के हो, आर्ट्स के हो या कॉमर्स के हो। इसमें से दो भाग बनता है। एक आपका होता है कोर सब्जेक्ट और दूसरा होता है मेन सब लैंग्वेज पेपर, लैंग्वेज। ठीक है, ये कोर और दूसरा लैंग्वेज। तो हमारी जो परीक्षा होगी वह 500 अंकों की होगी। इस 500 अंकों में हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, एक होता है कोड पेपर और दूसरा हो जाता है लैंग्वेज पेपर, यानी कि भाषा पेपर। अब आप देखिए इस कोड पेपर में और लैंग्वेज पेपर में जो आपका अंक है वो आपका, अगर आप साइंस के हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो या मैथ। ठीक है। और अगर आप लैंग्वेज या फिर आप कॉमर्स के हैं तो यहीं पे आपका अकाउंट आएगा। ठीक है, बीएसटी आएगा, बीएसटी आएगा और भी इकोनॉमिक्स आएंगे। अगर आप आर्ट्स के हैं तो आपका हिस्ट्री हो सकता है, फिर ज्योग्राफी हो सकता है, फिर आपका होम साइंस हो सकता है, या आपके जो भी अन्य अन्य पेपर हैं वो हो सकते हैं। तो ये आपका जो है ये कुल मिलाकर के जो आपका ये इंटीग्रेटेड होगा, ये आपका होगा 300 अंकों का। और आपके पास लैंग्वेज पेपर में इंग्लिश है, फिर हिंदी है, मैथिली है, संस्कृत है। इस प्रकार से कुल 12 लैंग्वेज पेपर्स आपके आते हैं। तो 12 में से आपको 200 का चयन करना होता है। तो यहाँ पे 300 और यहाँ पर 200। ठीक है। और ये 300 और 200 ये दोनों ये आपका इंक्लूड होकर के जो आपका टोटल बनता है वो है 500। और इसी 500 पर आपको काम कर करके जो आपका जो मेन फाइनल जो स्कोर होगा यही आपके 500 का होगा। तो अब हम क्या करते हैं कि ये जो आपका कोर पेपर है इसको हम पूरे साल पढ़ते हैं, चाहे आप जहाँ पे भी पढ़ रहे हो पूरे साल पढ़ते हैं। और मोटा मोटी इंग्लिश और हिंदी मैथिली जो भी लैंग्वेज पेपर्स हैं इसको हम लोग छोड़ देते हैं कि अंतिम में थोड़ा सा मेहनत करके और हम उसको कवर कर लेंगे। अंग्रेजी के लिए तो थोड़ा सा पहले हम जग भी जाते हैं, क्योंकि हमारे जो खास करके जो बिहारी बच्चों की बात है तो मेट्रिकुलेशन में चूंकि अंग्रेजी के मार्क्स का जुड़ाव नहीं होता है फाइनल रिजल्ट में, इसलिए हम लोग मैट्रिक तक अंग्रेजी को बहुत ज़्यादा कंसिडर भी नहीं करते, बहुत ज़्यादा उसको ध्यान से पढ़ते
हो जाए तो वो कुछ समय पहले अंग्रेजी पढ़ना शुरू भी कर देते हैं, लेकिन अगर हिंदी मैथिली की बात हो तो इसको सीधा अंतिम समय के लिए रख लेते हैं। और अंतिम समय में क्या होता है वो आप खुद महसूस कर रहे हैं कि अभी 2.5 महीना परीक्षा का बचा हुआ है, मुश्किल से 2.5 महीना, इसमें सारे पेपर का रिवीजन करना है। आप चाहते होते भी कि भाई डेली डेली कम से कम एक एक चैप्टर हिंदी का पढ़ लेंगे, कुछ व्याकरण पढ़ लेंगे। आप समय तो बनाते हैं, माइंड भी मेकअप करते हैं, लेकिन आप कितना कर पाते हैं वो आप स्वयं समझ रहे हैं। ज़्यादातर बच्चों की स्थिति ये है कि वो प्लान तो बनाते हैं लेकिन उस पर काम नहीं कर पा रहे हैं, और अंतिम में स्थिति ये होती है कि हम फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाते हैं। जितनी हमारी क्षमता है उससे भी हमारा जो वर्क पावर है वो काफ़ी घट जाता है, और कभी कभी स्थिति तो ये हो जाती है कि नर्वसनेस के कारण हम कुछ कर भी नहीं पाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि इस समय में जो सबसे बड़ी एक आवश्यकता होती है कि हमको एक मार्गदर्शक मिले जो हमको समझ सके करके हमारे चीज़ों को, हमारे एफर्ट को सही से यूज करके हमारी क्षमता अनुरूप हमको सही लक्ष्य तक पहुंचा सके। तो आइए इसी विषय पर हम लोग बात करेंगे हिंदी के बारे में, और हम आपको बताएंगे कि जो बचा हुआ समय है उसमें भी कम मेहनत में चीज़ों को एक व्यवस्थित प्रकार से पढ़ करके हम ज़्यादा से ज़्यादा कैसे नंबर लाए। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हमारा जो अगले 40 से 50 घंटा का जो सेशन होगा पूरे अभी परीक्षा के दरमियान, इसमें आपके जो सिलेबस है उसमें पूरा का पूरा सब कुछ कवर किया जाएगा। तो हम बात कर रहे हैं कि आपकी जो परीक्षा है वह 100 अंकों की है, और 100 अंक का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वह 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव होगा और 50 नंबर का आपका सब्जेक्टिव होगा। अब देखिए कि आपका जो 50 अंक का ऑब्जेक्टिव है, इसके लिए पिछले 4-5 सालों से जो आपकी परीक्षा हो रही है, जब से कोरोना काल का समय आया था उस समय से जितने भी प्रश्न आपको हल करने होते हैं उसके दुगुने की संख्या में आपके ऑब्जेक्टिव जो है सो प्रश्न की संख्या होती है, लेकिन आपको उसका आधा ही सॉल्व करना होता है। यानी कि अगर आपको 50 अंक का परीक्षा में प्रश्न आपको जवाब देना है तो आपके पास 100 अंक के ऑब्जेक्टिव होंगे, यानी कि 100 प्रश्न होंगे। उस 100 प्रश्न में से आपको मात्र 50 प्रश्न को ही सॉल्व करना है। अब एक बात यहाँ पे और भी ध्यान देने की है कि हमारे पास तो 100 प्रश्न ऑप्शंस में हैं, और उसमें से जो हमको हल करना है वो कितना करना है, मात्र 50 करना है। ठीक है। अब पहले क्या होता था, कोरोना काल से पहले क्या था कि ये जो आपका 100 प्रश्न है, पहले क्या था कि 50 प्रश्न ही पूछे जाते थे, तो आपको 50 प्रश्न ही पढ़ने भी होते थे। अब क्या है कि आपको 100 प्रश्न पूछे जाएंगे तो 100 में से आप 50 का चुनाव करेंगे। ठीक है। और जो इसलिए आपको 50 की तुलना 50 प्रश्न पढ़ने में जितना समय लगता था उसका जस्ट दोगुना समय लगेगा आपको 100 प्रश्न पढ़ने में। पहले क्या था कि छांटने वाली कोई बात नहीं थी, आपको सभी प्रश्नों का जवाब देना ही होता था। अब क्या होता है कि अब कुछ प्रश्नों को आप छांटते भी जाते हैं, तो किस प्रश्न को हल करें और किस प्रश्न को हल नहीं करें, इसको भी निर्णय लेने में थोड़ा सा हमको समय लग जाता है, तो वह भी एक समय की बर्बादी होती है। तीसरी बात कि जब हमारे 50 अंकों का प्रश्न 50 ऑब्जेक्टिव पूछे जाते थे तो उस समय उसका जो सिलेबस, जो हमारे पाठ्यक्रम का जो पोर्शन जो था वो काफ़ी छोटा था, यानी हमारा सिलेबस छोटा था। और जब से 100 प्रश्न पूछे जाने लगे हैं तब से उसी पाठ्यक्रम को थोड़ा सा बड़ा कर दिया गया है, प्रश्न को डेप्थता को बढ़ा दिया गया, व्याकरण में बहुत सारे प्रसंगों को ले लिया गया जिसकी चर्चा हम आप लोगों के सामने आगे करेंगे। तो इसलिए आप इस बात को अपने मन से हटा दीजिए, दिमाग से हटा दीजिए कि हमारे पास अगर 100 प्रश्न हो गए हैं तो हमारे पास बहुत ज़्यादा विकल्प होंगे। देखने में तो यही आता है कि 50 प्रश्न हमारे पास पहले होते थे और अब 100 प्रश्न हो गए हैं, लेकिन जो वास्तविकता है वह यह है कि 100 प्रश्न जब से कर दिया गया है वह पहले की तुलना में थोड़ा सा अधिक कठिन हो गया है। जो भी है, आप जब 100 प्रश्न का भी जवाब देते हैं तो 100 प्रश्न को भी के पैटर्न में से भी जब हम बात करते हैं उत्तर देने की, तो हम चुनते कितना प्रश्न है, 50 प्रश्न ही चुनते हैं। अब 50 प्रश्न जब आप चुनेंगे तो उसमें से अब यह अहम बात होती है कि आपका 50 जो प्रश्न चुने हैं वो आपको पूरी तरह से कॉन्फिडेंटली आना चाहिए, और जो आपकी मार्किंग होगी वो तो 50 पर ही होना है, और उसी 50 पर होना है जिसको आप चुनेंगे। तो आपको जो सबसे बड़ी बात ध्यान रखने की है वो ये है कि आपके जो 50 प्रश्न चुने गए हैं वो आपको पूरी की पूरी अच्छी प्रकार से अच्छी तैयारी के साथ आपको आ रही हो। चूँकि
इस 50 में से जो भी प्रश्न अगर कहीं से गलती हो जाते हैं उसकी भरपाई आपका छूटा हुआ प्रश्न कभी नहीं कर पाएगा। यानी कि अगर आप यहाँ पे 50 प्रश्न का जो उत्तर देते हैं तो आपकी तैयारी इतनी तक सख्त होनी चाहिए कि आपका 50 का 50 सही हो। और जब हम लोग हिंदी पढ़ने की बात कर रहे हैं तो हमारा जो टारगेट है वो है कि हमारा स्कोर कम से कम 90 प्लस हो। ठीक है। अब क्या है कि हमारा जो नंबर है वो सब्जेक्टिव में कटता भी है, लेकिन ऑब्जेक्टिव में क्या है कि सही तो पूरा और कट गया तो भी पूरा। यहाँ पे थोड़ी सी गलती होगी तो कुछ अंक आपको मिल जाएंगे, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में ऐसा नहीं होता, सब्जेक्टिव में थोड़ा बहुत होता है। तो जब सब्जेक्टिव की बात आपसे हम करेंगे तो वहाँ पे आप यह भी देखेंगे कि नंबर कैसे कैसे कटता है। तो यहाँ पे जो जो मैं कहना चाह रहा था वो यह बात है कि अगर आप चाहते हैं कि आपका जो स्कोर है वो 90 प्लस हो तो यह बहुत अति आवश्यक है कि आपका जो 50 ऑब्जेक्टिव है उसमें से 50 का 50 सही होना चाहिए। उसको हम कैसे करेंगे उसके लिए भी हम लोग बात करेंगे, और यह बहुत आसान नहीं है तो बहुत मुश्किल भी नहीं है। ऐसे पिछले बैच के ऐसे कई बच्चे रहे हैं हमारे पास जो 50 में 50 नंबर सही उनका हुआ है, तो आप भी आसानी से कर सकते हैं। जो यही है कि जो आपको तरीका मैं बताऊंगा उस पर थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। तो आइए, आप देख रहे हैं कि इस 50 अंक के लिए आपके पास जो ऑप्शंस होंगे वो कितने होंगे, 100 ऑब्जेक्टिव्स होंगे। इस 100 में से जो व्याकरण होगा ये 58 होगा, 58 होंगे, और आपका पाठ्य पुस्तक से 42 प्रश्न पूछ करके ये आपका 100 ऑब्जेक्टिव बनेगा। नंबर तो आपका 50 ही होगा क्योंकि आपको 50 का ही जवाब देना है, लेकिन आपको टोटल कितना होगा, 100 प्रश्न बनेगा। अब ध्यान दीजिए कि व्याकरण में आपके 58 क्वेश्चन है और पाठ्य पुस्तक में 42 क्वेश्चन है। जब आपसे 50 अंकों की ऑब्जेक्टिव की परीक्षा होती थी तो उस समय व्याकरण का जो पोर्शन था वो 25 अंकों का था, और उस 25 अंकों में मात्र 5 से 6 टॉपिक को आपको उसमें से चुना जाता था और 5-6 टॉपिक से ही प्रश्न आते थे। लेकिन आज के समय में ये जो 58 प्रश्न है, इस 58 प्रश्न के लिए आपके पास जो टॉपिक की जो कुल संख्या है वो आपका 20 टॉपिक्स है। इस पर भी मैं बताऊंगा कि 20 जो चैप्टर्स है वो आपको कौन कौन सा पढ़ना है, इस पर भी मैं बात करूंगा। अब बात करते हैं पाठ्य पुस्तक की। तो पाठ्य पुस्तक में हमारा ये एक धारणा होता है कि भाई कविता पढ़ लेंगे, कहानी पढ़ लेंगे, चीज़ें हमको समझ में आ जाएगी और उससे तो आसान से प्रश्न पूछे ही जाते हैं, आराम से हम उत्तर दे देंगे। लेकिन इतनी सहजता वाली बात वहाँ पर भी नहीं होती है। आप ध्यान देंगे कि पाठ्य पुस्तक में भी आपके 13 गद्य हैं, उसके बाद 13 पद्य हैं और उसके बाद 3 अनुदित कहानी है। ठीक है। तो ये आपका 29 टॉपिक आपका पाठ्य पुस्तक से है। उसमें भी क्या है कि सिर्फ कहानी और कविताओं से प्रश्न यहाँ पर नहीं होते हैं। यहाँ पे जो प्रश्न का एक बड़ा संख्या होता है वो है वहाँ पे जो प्रश्न का जो एक बड़ा संख्या है आपका, ध्यान दीजिएगा, ये आपका 58, ये 42, जो पाठ्य पुस्तक से जो 42 प्रश्न आपके पूछे जा रहे हैं उसमें से लेखक परिचय आपका 34 नंबर का होगा। यानी आपके 13, 13, 26 और 3, 29 जो पाठ हैं, हर एक पाठ के जो लेखक हैं उसका परिचय आपके पुस्तक में दिया गया है। लेखक परिचय में है कि उनका पूरा नाम क्या है, अगर उनका कोई प्रसिद्ध नाम है तो उसके बारे में उसको दिया गया है। फिर उनके माता पिता का नाम, उनकी प्रमुख रचनाएं, उनका जन्म स्थान, उनका जन्म वर्ष, उनको जो मुख्य पुरस्कार मिले हैं वो, उनकी जो रचनाएं हैं किसी रचना का नाम दिया जाएगा, वो कौन सी विधा में है। तो ये तमाम तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। अब एक लेखक की बात नहीं, यहाँ पे 29 लेखक की बात है, तो उस 29 लेखकों का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का एक कलेक्शन होगा वो अभी हमारे पास किया हुआ है, जो आप लोगों को फिर बाद में मैं दे दूंगा। तो यहाँ पे लेखक परिचय से 34 प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। हमारे दिमाग में होता है कि कविता कहानी हम पढ़ लेंगे और आसानी से उत्तर दे देंगे, तो भाई वहां से भी तो है, लेकिन वहां से कितने प्रश्न है, मात्र 8 प्रश्न पूछे जाएंगे। अब आप समझिए कि जो 100 प्रश्न है आपके पास जो आएंगे, इसमें से 58 प्लस व्याकरण के जो क्वेश्चन होंगे, इसके लिए आपके पास 20 टॉपिक पढ़ना है। लेखक परिचय के लिए आपको 29 साहित्यकारों का परिचय पढ़ना है, और फिर गद्य पद्य से जो प्रश्न पूछे जाएंगे उसके लिए भी आपको 29 पाठ पढ़ना है।
ये आपके ऑब्जेक्टिव का फ्रेम है। ठीक है, तो जितना आसान हम लोग समझ लेते हैं कि है, उतना आसान साधारण तौर पर नहीं है। लेकिन अगर हम काम करें तो आपको मैंने बताया है कि 50 में 50 भी पिछले कई बैचों के कई बच्चे लाए हैं, तो यह बहुत मुश्किल भी नहीं है। और अगर आप चाहते हैं कि हमारा स्कोर 90 प्लस हो तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि यह ऑब्जेक्टिव का जो 50 है वो आपका 50 आना ही चाहिए। अब हम बात करते हैं दीर्घोत्तरीय प्रश्न पर, सॉरी विषयनिष्ठ प्रश्न पर। अभी तो ऑब्जेक्टिव की बात हुई थी और हम बात कर रहे हैं अब सब्जेक्टिव पर। सब्जेक्टिव में आप देख रहे हैं कि इस 50 प्रश्न के लिए आपके पास जो दीर्घोत्तरीय प्रश्न है वह 15 अंकों का है, लघुत्तरीय प्रश्न 10 अंकों के हैं, 100 प्रसंग व्याख्या 8 अंकों के हैं, संक्षेपण 4 अंकों के हैं, निबंध 8 अंकों के हैं और पत्र लेखन 5 अंकों का है। अब समझिए कि आपके पास इसके लिए परीक्षा में क्या क्या विकल्प होंगे। दीर्घोत्तरीय प्रश्न है ये, इसमें आपके पास कुल 6 प्रश्न होंगे। इस 6 प्रश्न में से आपको 3 के जवाब देने हैं। ये जो 3 प्रश्न होंगे ये 5-5 अंकों के होंगे। इस प्रकार से ये आपका 15 अंक बनता है। ठीक है, अब लघुत्तरीय प्रश्न, लघुत्तरीय प्रश्न में आपके पास ये 10 अंकों के प्रश्न हैं। इसमें आपके पास जो ऑप्शन होंगे वो 10 प्रश्न होंगे। 10 प्रश्न में से आपको 5 प्रश्नों के जवाब देने हैं। सभी प्रश्न 2 अंकों के होंगे, तो ये आपके 10 अंक के बनते हैं। 100 प्रसंग व्याख्या, ये आपके पास 4 प्रश्न होंगे 100 प्रसंग व्याख्या के, जिसमें से आपको 2 के जवाब देने हैं। ये 4 अंकों का एक प्रश्न होगा, तो ये 8 अंक के होंगे। फिर संक्षेपण, 2 संक्षेपण आपसे पूछे जाएंगे, उसमें से आपको 1 का जवाब देना है, वो आपका 4 अंक का होगा, यानी 4 अंक। फिर उसके बाद निबंध, निबंध आपके पास 6 टॉपिक होगा निबंध का, जिसमें से आपको बस 1 का उत्तर देना है, वो आपका 8 नंबर का होगा, ये 8 नंबर हुआ। और फिर पत्र लेखन, 2 पत्र यहाँ पे पूछे जाएंगे, एक पत्र होगा, एक आवेदन पत्र होगा, यानी एक फॉर्मल लेटर और दूसरा इनफॉर्मल लेटर। तो ये भी आपका, इसमें से 1 का जवाब देना है, ये आपका 5 का होगा। ये आपका 5 नंबर का होगा, तो ये टोटल। तो आप देख रहे हैं कि ये जो है सो आपका 5, तो 15, 10, 25, 8, 33, 4, 37, 8, 45 और 5, 50। ये आपका कुल 50 अंकों का यह पोर्शन बनता है, जो आपके सब्जेक्टिव का पोर्शन है। अब हम बात करेंगे कि इसका जो तैयारी है वो कैसे हम लोग काम करेंगे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो है वो आपको पूछे जाएंगे 6, लेकिन जवाब कितने का देना है, 3 का देना है। तो यहाँ पे जो प्रश्न आते हैं वो साधारणतः जो भी चैप्टर्स हैं, जो आपको मैंने बताया कि आपको कुल 29 चैप्टर पढ़ने होंगे, तो उस चैप्टर का जो अलग अलग पार्ट है उसके समरी पर आता है, सारांश पर आता है। तो कभी किसी पाठ के जो प्रमुख पात्र हैं उस पर पूछ दिया जाता है। अब जैसे कि एक पाठ है उसने कहा था, तो उसने कहा था का एक जो प्रमुख पात्र है वह है लहना सिंह, तो आपसे प्रश्न पूछ दिया जाता है कि लहना सिंह का चरित्र चित्रण करें। ठीक है, या आपसे पूछ दिया जाता है कि उसने कहा था पाठ का सारांश अपने शब्दों में लिखें। एक है बातचीत, तो बातचीत पाठ का सारांश अपने शब्दों में लिखें। यानी पूरे चैप्टर के समराइजेशन की बात यहाँ पे आती है, या उस चैप्टर का जो कोई प्रमुख पात्र है उसकी बात आती है। कविताओं के पक्ष में उस पाठ के भावार्थ की बात आती है। तो यह बहुत आवश्यक है कि उस चैप्टर के बारे में संपूर्ण जानकारी हमको होनी चाहिए। तो अगर लघुत्तरीय दीर्घोत्तरीय प्रश्न के लिए क्या है कि अगर किसी चैप्टर को हम अच्छे से पढ़ लेते हैं तो उसके प्रश्नों को का जवाब देने में हमको बहुत अधिक परेशानी नहीं होती है। फिर जो उत्तर लिखने की शैली है वो मैं आपको बताऊंगा, तो उससे आप एक अच्छे प्रकार से उत्तर लिख सकेंगे। लघुत्तरीय प्रश्न, लघुत्तरीय प्रश्न के लिए क्या है कि यह भी जो प्रश्न पूछा जाएगा वो आपके किताब
लघुत्तरीय प्रश्न के लिए क्या है कि यह भी जो आपका है, यह आपके किताब के ही कविता कहानी अनुदित कविता कहानी और अनुदित कहानी है, उसी से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसके लिए आवश्यक है कि हम उस कविता को या कहानी को अच्छी प्रकार से पढ़ लें, क्योंकि यहाँ जो लघुत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं वह आपके जो पाठ हैं उसके बीच से प्रश्न निकाले जाते हैं। तो जब तक आपको उस पाठ की पूरी तरह से जानकारी नहीं है, तो अब निश्चित रूप से आपको उस प्रश्न का जवाब देने में एक सहूलियत नहीं होगी। ठीक है। फिर बात होती है स्वप्रसंग व्याख्या। स्वप्रसंग व्याख्या में क्या है कि जो आप कविता पढ़ रहे हैं या कहानी पढ़ रहे हैं, उसी के जो एक प्रमुख जो उस किताब कहानी या कविता का जो महत्वपूर्ण उद्धृत अंश होता है, उस अंश को आपको दे दिया जाता है और कहा जाता है कि आप इसकी स्वप्रसंग व्याख्या करें। तो स्वप्रसंग व्याख्या लिखने की भी अपनी एक शैली होती है। हमको समझना होता है कि स्वप्रसंग क्या है, प्रसंग को कैसे उठा करके उसको कैसे लिखेंगे, यह भी बात होती है। फिर उसको स्वप्रसंग व्याख्या जब आपको हम पढ़ाएंगे तो उस समय यह डील करेंगे। तात्पर्य अभी कहने का मतलब ये है कि भाई लघुत्तरीय प्रश्न के लिए आपको क्या करना होगा, दीर्घोत्तरीय के लिए क्या करना होगा, स्वप्रसंग के लिए क्या करना होगा। तो एक निचोड़ बात आती है कि दीर्घोत्तरीय प्रश्न हो, लघुत्तरीय हो या फिर स्वप्रसंग व्याख्या हो, ये तीनों पोर्शन है, ये क्या है, ये पुस्तक से संबंधित होता है। और इसके लिए आपको जो आपका चैप्टर जो भी है, कहानी कविता, ये आपका पढ़ना जरूरी होता है। अब बचे हुए समय में आप पढ़ लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप नहीं पढ़ पाते हैं तो हम आपके साथ हैं। प्रतिदिन आधे एक घंटे के समय में हम लोग ऐसा काम करेंगे कि आप हंसते खेलते कब आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। और इस प्रकार से हमारा जो है सो पुस्तक को पढ़ते पढ़ते, उसके मेन पार्ट्स को पढ़ते पढ़ते दीर्घोत्तरीय लघुत्तरीय और स्वप्रसंग व्याख्या को हम लोग काफ़ी अच्छे से समझ जाएंगे। फिर मैं आपको लिखने की कला बता दूंगा। तो हमारा जो किताब है, किताब से जो आपका जो सेक्शन होता है वो 15, 10, 25, 8, 33, ये जो आपका है कुल 33 अंकों का जो है यही आपके किताब का पोर्शन होता है। यानी 100 अंक में से जो आपकी पाठ्य पुस्तक से प्रश्न पूछे जाते हैं वो होता है सब्जेक्टिव में 33 नंबर। उसके बाद सब्जेक्टिव का जो मैटर बचता है वह है कुछ संक्षेपण, निबंध, पत्र लेखन। ये आपका होता है 17 नंबर का। ठीक है। ये है आपका 17 नंबर का। हमारे यहाँ के बच्चे संक्षेपण में प्रायः क्या करते हैं कि पहले तो संक्षेपण में करना क्या होता है यह समझिए कि जो आपके सामने एक अनुच्छेद दिया गया है, उस अनुच्छेद को बहुत अच्छी प्रकार से पढ़ करके 2 बार 3 पढ़ करके आपको समझना होता है कि वह कहना क्या चाह रहा है। उसके आपके अपने बोध के अनुसार उसका आपको एक शीर्षक चयन करना होता है और जो बातें कही जा रही है उसको आपको अपने शब्दों में कहना है। और उस शब्दों की संख्या जो मूल दिया हुआ है अनुच्छेद, उसके शब्दों की संख्या की 1/3 होनी चाहिए। यानी आपको जो एक पैराग्राफ यानी कि अनुच्छेद जो दिया हुआ है, अगर उसमें 90 शब्द हैं तो आपको उसको समराइज करके, छोटा करके, संक्षेपित करके जो आपका शब्द संख्या होगा वह 90 का 1/3 जो 30 होता है, 30 के आसपास होना चाहिए। अप्रोप्रिएट 30 हो तो बहुत अच्छा। हाँ, 1-2 शब्द आगे पीछे चलते हैं, 28 हो जाए, 31, 32 हो जाए, चलेंगे। तो ये संक्षेपण। तो संक्षेपण के लिए भी ये जो बोधगम्यता की बात होती है, उसका टॉपिक चयन कैसे करेंगे, उसको कैसे लिखेंगे अपने बोध को, यह भी सीखने की बात होती है जिस पर हम लोग चर्चा करेंगे। अब मैं कह रहा था कि सामान्य बच्चे करते क्या हैं, तो संक्षेपण जो आपका दिया हुआ था एक अनुच्छेद, उसी में से कुछ शब्दों को काट छांट करके या कुछ लाइन उतार देते हैं और उसको मान लेते हैं कि संक्षेपित है। तो ऐसे में आपको नंबर कहाँ से मिलेंगे, है ना। तो हम लोग बात करेंगे संक्षेपण की आगे। फिर निबंध। निबंध में आपके पास प्रश्न तो 6 पूछे जाते हैं और सबसे जो हमारी धारणा है अभी तक ये कि निबंध के लिए भी पढ़ना ही क्या है। ठीक है। बचपन से हम लोग निबंध पर काम करते आए हैं, लेकिन वास्तव में निबंध लेखन की कला
वास्तव में निबंध लेखन की जो कला है अभी भी 90 से 95% बच्चों में नहीं है। हम ऐसा अक्सर देखते हैं कि बच्चे जब इंटर कर लेते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं, फिर जब वो आईएएस की तैयारी के लिए जाते हैं या फिर बीपीएससी वगैरह की तैयारी के लिए जाते हैं तो निबंध अलग से सीखते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी आपको आगे भी निबंध लिखना होता है। तो निबंध की भी अपनी एक कला है। अब समझिए कि आप जब बच्चे थे तो उस समय जो सबसे पहला आपने निबंध लिखा था वह निबंध लिखा था गाय पर। आपने लिखा था कि भाई गाय के 4 पैर होते हैं, गाय के 2 सिंग होते हैं, गाय की एक लंबी पूंछ होती है, गाय दूध देती है, गाय एक पालतू जानवर है, गाय घास खाती है, गाय गोबर देती है। उस गोबर का हम लोग कभी हम आंगन नीपते हैं, कभी उस गोबर का उपला बना करके हम बाजार में बेचते हैं, उस उपला का हम लोग ईंधन के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये सब बचपन में पढ़ने की चीज़ें थी। अगर आपसे 12वीं कक्षा के आप विद्यार्थी हैं और आज आपसे कह देते कि गाय पर आप निबंध लिखें तो आप क्या लिखेंगे? क्या आप वही लिखेंगे जो क्लास 5वीं में लिखते थे? और 12वीं की तो बात छोड़िए, गाय एक ऐसा प्रचलित सिंबल हो गया आज के समय में कि अगर आप आईएएस की परीक्षा में बैठ रहे हैं तो संभव है कि वहाँ पे भी कह दे कि गाय पर निबंध लिखिए। अब वहाँ पे परिप्रेक्ष्य बदल जाता है, आपके सोचने का तरीका बदल जाता है। फिर वहाँ पर जो एक संरचना बनती है वहाँ पे होता है कि गाय का आर्थिक दृष्टि से महत्व, राजनीतिक दृष्टि से महत्व, धार्मिक दृष्टि से महत्व, गाय की हमारी समाज में उपयोगिता, यह सब एक मैटर बनता है। ठीक है, और इस खुले हुए व्यापक दौर में हमको अपने बुद्धि को खोल करके तब उसको हम अंकित करते हैं किताब पर, कॉपी पर, तब जाके हमारा एक निबंध तैयार होता है। तो गाय तो बस एक माध्यम था, लेकिन जो भी हमारे पास अब जो आपके पास प्रश्न आएंगे निबंध के बारे में वो आपका 6 प्रकार का निबंध होता है। 6 प्रकार में क्या है कि आपका एक व्रत त्योहार से संबंधित निबंध रहेगा, जिसमें जैसे कि दुर्गा पूजा, होली, दीपावली, छठ, रक्षाबंधन, ये पर्व त्योहार से संबंधित। एक आपका होगा विज्ञान से संबंधित, जैसे कि कंप्यूटर, मोबाइल, इंटरनेट, ठीक है, विज्ञान वरदान या अभिशाप। एक आपका सामाजिक मुद्दा होगा, जैसे दहेज प्रथा, बाल प्रथा, जाति प्रथा, तो ये सब बातें आएंगी। फिर चौथा आपका राजनीतिक मुद्दा हो सकता है। राजनीतिक मुद्दा में जैसे कि अभी धारा 370 फिर से बात चल रही है, ठीक है, धारा 370 हो गया। फिर अभी जो हिंदू मुस्लिम एकता पर निबंध हो सकता है। तो जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं उस पर बातें हो सकती हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा जैसे कि कोई महामारी, अभी कोरोना पिछले वर्षों में कोरोना का बहुत दुष्प्रभाव रहा था। आए दिन जो हम लोग वैश्विक आपदा से झेलते हैं, वैश्विक आपदा को जो झेलते हैं, जलप्रपात, ज्वालामुखी का फटना, समुद्रों में जो बाढ़ आती है, तूफान आता है, उसकी बातें होती है। आज के समय में आतंकवाद एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है। तो अब ध्यान दीजिए कि आपके पास अलग अलग संदर्भ के अलग अलग टॉपिक आते हैं। अब जैसे कि 5-6 तरह का जो मैंने आपको बताया है, अब एक तरीका हो गया आतंकवाद, एक कैटेगरी हो गया आतंकवाद, दूसरी कैटेगरी हो गया पर्व त्योहार यानी कि रक्षाबंधन, दीपावली, तीसरी कैटेगरी हो गया दहेज प्रथा, जाति प्रथा, चौथी कैटेगरी हो गई धारा 370, ये जो हमारा राष्ट्रीय मुद्दा है। अब आप ध्यान दीजिए कि ये जो चारों तरह के टॉपिक है, इसको जो लिखने की शैली होगी वह सभी का अलग अलग होगा, अलग अलग प्रकार होंगे। अब जिस प्रकार का निबंध होगा उसके फिर अपने सब पार्ट्स बनते हैं, तब जाकर के उस पार्ट्स के अंतर्गत अगर आप निबंधों को लिखते हैं तब आपको 8 में 8 मिलने की संभावना होती है और प्रबल संभावना होती है। निबंध कैसे लिखेंगे इस चीज़ को भी हम लोग सीखेंगे। अभी हमारी जो शैली है उसमें होता क्या है कि हमारे पास हम कोई निबंध की तैयारी करके नहीं जाते हैं। हमारे पास 6 टॉपिक आता है, 6 टॉपिक में से जो हमको सबसे अच्छा लगता है उसको हम चयन करते हैं और लिखना शुरू करते हैं। आधा पेज लिख लेते हैं, फिर अब लगता है कि अरे हमको तो जितना आता था उतना तो लिख ही लिए, अब क्या लिखें। अब एक बार उसको पूरा फिर से पढ़ रहे हैं, दोबारा पढ़ रहे हैं, तिबारा पढ़ रहे हैं। अब दिमाग सोच रहा है, आगे नहीं जा पा रहा और कलम रुका हुआ। फिर हमको लगता है कि अरे ये टॉपिक छोड़ो, दूसरा जो टॉपिक है वो अच्छा लग रहा है, उस पर ज़्यादा अच्छा से लिख पाएंगे। फिर हम क्या करते हैं, पहले लिखे गए निबंध को काट देते हैं और दूसरा लिखना शुरू करते हैं। दूसरा में क्या होता है कि 2 पैराग्राफ लिखे, अब वहाँ भी कलम नहीं खिसक रहा है। ऐसा नहीं कि आप निबंध लिख नहीं सकते हैं, बात यह है कि आप उस निबंध को लिखने की ठीक से कला नहीं जान रहे हैं। अगर आप निबंध लिखने की कला जान जाए तो 10 मिनट में आप पूरा का पूरा 2 पेज कब लिख दीजिएगा आपको खुद पता नहीं चलेगा और आपका निबंध एकदम सुपर होगा। ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे आगे निबंध पर भी।
मैं बता रहा था कि संक्षेपण के लिए, निबंध के लिए या फिर पत्र लेखन के लिए, इन सब चीज़ों की हम चर्चा ही नहीं करते हैं। परीक्षा की रात में एक बार देख लिया उल्टा करके और बस रफ टफ जा करके एग्जाम में बैठ गए। और हमारी अगर क्षमता अगर है कि हम कम मेहनत में 90-95 भी ला सकते थे, वहाँ पे स्कोर ये होता है कि हम 60-65 पर गिर जाते हैं। व्याकरण जो आपके ऑब्जेक्टिव का पोर्शन है, उसमें हम जहाँ पे अच्छा काम कर करके अच्छा नंबर ला सकते थे, पता चलता है कि एक ही रात में हम समास पढ़ लेते हैं, संज्ञा पढ़ लेते हैं, शब्द पढ़ लेते हैं, संधि पढ़ लेते हैं, और एग्जामिनेशन के दिन परीक्षा हॉल में जा कर के कन्फ्यूज हो जाते हैं कि भाई रात में ही तो पढ़ा था और अभी प्रश्न में हम फंस रहे हैं, और वहाँ पे जा कर के हम गलती कर बैठते हैं। अगर आपने पहले भी जो परीक्षा दिया, वहाँ पहले भी जो आपने परीक्षा दिया है, तो अगर आपने भाषाई विषय को हल्के में लिया है तो इस तरह की समस्या पहले भी आई होगी और अभी भी आगे आएगी, अगर आप उसके लिए सही ढंग से काम नहीं करते हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि जो आपने 10वीं की परीक्षा दिए हैं, वहाँ पर जो प्रश्न का जो पैटर्न था, प्रश्न के पूछने का जो तरीका था, वो अलग था। उसमें बहुत कम मेहनत में या बिना पढ़े हुए भी, ऐसे कह दीजिए कि बहुत कम पढ़े हुए भी आपका 80-85 नंबर आ जाता था। अगर आपका 80-85 नंबर वहाँ पे आ रहा है और उसी मेहनत से भी आप परीक्षा अगर आप देंगे, तो मैं कहता हूँ कि आप 55-60 पर लटक रहे हैं। तो आप में जो भी क्षमता है, अभी जितना समय बचा हुआ है, उस समय में, बचे हुए समय में 2 महीने में आप हिंदी की तैयारी बहुत अच्छे से कैसे करेंगे और आप 90+ कैसे जाएंगे, इस विषयों पर हम आगे भी आपसे मिलेंगे। आज के लिए हमारा यह था कि हमारा जो 100 नंबर का जो सिलेबस है वह कितना है, ठीक है, उसके बारे में। और चलते चलते एक बात और कि ये जो आपका एक पोर्शन मैंने जो बनाया था कि देखिए आपको पढ़ना क्या क्या है, तो आपके पास जो है ये आपका 13 गद्य पढ़ना है, ठीक है, फिर 13 आपको पद्य पढ़ने हैं, फिर आपके पास 3 अनुदित कहानी है, ठीक है, ये तीन अनुदित कहानी है जो दूसरी भाषाओं से लिखी गई है, बहुत महत्वपूर्ण कहानी है जिसको रूपांतरित करके आपकी हिंदी भाषा में शामिल किया गया है। फिर 29 पाठ का लेखक परिचय है। फिर व्याकरण, आपके 20 टॉपिक व्याकरण पढ़ने हैं। निबंध है जिसमें से 6 प्रकार का निबंध होगा। ये जो आपको मैं दिखाया, ये जो मैंने आपका विश्लेषण किया, ये जो दाहिने तरफ है, ये ऐसा विश्लेषण है कि 13 गद्य को पढ़ने के लिए हमारे पास तो कम से कम 13 दिन चाहिए ही। जो एक पाठ है उसको पढ़ने के लिए कम से कम 1 क्लास तो लगेगा ही लगेगा। तो 13 गद्य के लिए 13 घंटा, 13 पद्य के लिए, पद्य में भी क्या है कि अब जैसे कबीर का पद पढ़ना है आपको, क्या है कि जैसे अगर आपको जायसी का पद्य पढ़ना है तो जायसी के पद में 2 करवक में 2 करवक दिए हुए हैं। फिर आपको सूरदास जी का पद पढ़ना है तो उसमें भी 2 पद दिए गए हैं, यानी एक लेखक के 1 से भी अधिक पद दिए गए हैं। तो इसमें हम जो एक विश्लेषण करके बनाए हुए थे उसमें था कि 13 जो पद्य भाग में जो कविताएं और पद हैं, पद्य और पद दोनों अलग अलग चीज़ें होती है। जो पद और कविता है वो 15 घंटा का आपका एक पोर्शन बनता है। 3 अनुदित कहानी के लिए कम से कम 3 क्लास, फिर लेखक परिचय के लिए 29 लेखक है तो इसके लिए 29 क्लास बनता है पूरी विस्तृत रूप से पढ़ने के लिए। व्याकरण का 20 टॉपिक है तो उसके लिए 20 क्लास। निबंध, तो निबंध में भी हम कैसे उसको पूरे अच्छे तरह से विश्लेषित करके निबंध को हम समझें, उसके लिए हमने 3 क्लास रखा है। संक्षेपण के लिए, संक्षेपण कैसे लिखेंगे उसके लिए 2 क्लास। पत्र लेखन के लिए 1 क्लास। 100 प्रसंग व्याख्या हम कैसे लिखेंगे, क्योंकि 100 प्रसंग व्याख्या जो होगा आपकी पुस्तक से संबंधित है और उसमें क्या है कि आपके 29 पाठ हैं तो इसके लिए यहाँ पे 5 क्लास रखा गया था। और प्रश्नोत्तर लिखने की जो पूरी विधि है उसके लिए 10 क्लास। ये टोटल जो हमारा एक समराइजेशन है वह 100 घंटों का है, लेकिन हमारे पास अब समय की तो बहुत सीमा रह गई है। तो इन सभी तथ्यों को हम निचोड़ करके आपके परीक्षा के पर्पज से हम लोग इसको 40 से 50 घंटे में हम इसको कवर करेंगे। और कैसे कवर करेंगे, यह हंसते खेलते सब कुछ पूरा हो जाएगा। आप विश्वास बना करके रखें और फिर अगले एपिसोड में हम आपसे फिर मिलेंगे। अंतिम बात कि जितने आसानी से हम हिंदी को ले रहे हैं उतनी आसानी से इसको नहीं लेना है। कभी कभी जो ये बहुत धुरंधर बल्लेबाज होते हैं, जो बहुत तगड़े खेलने वाले होते हैं, वो सामने वाले गेंदबाज को कभी कभी हल्के में लेता है और एक आसान सी गेंद पर आउट भी हो जाता है। हमको अपनी तैयारी के लिए चारों तरफ से सचेत रहना है। आपको परीक्षा के लिए शुभकामनाएं।